Dear students, welcome to the today lecture of SDLM Sales Distribution and Logistics Management Unit 3rd Module 3rd Organizing and Directing Sales Force. Today we will discuss lecture number 20 Recruitment and Selection of Sales Force. You have been taught in Unit 1st sales functions, roles and responsibilities of sales manager. So one of the most important responsibility of sales manager is hiring. Hiring is equal to recruitment and selection. First of all, we will discuss recruitment and after that we will discuss selection. The hiring function includes recruiting candidates with the right qualifications, selecting the ones who suit the organizational requirements and placing them in a suitable position in the organization. तो सिंपल से हायरिंग का मतलब क्या होता है कि रिक्रूट करना कैंडिडेट्स को जिनके पास आपके पास जो वैकेंट पोजीशन है उसके लिए राइट क्वालिफिकेशंस हैं, उन रिक्रूटेड कैंडिडेट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है उसे सेलेक्ट करना और फिर उसे ऑर्गेनाइजेशन में जो सूटेबल पोजीशन है उसे प्लेस करना. तो रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स पर्सन का क्या मतलब होगा? रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंट पोजीशन होती है तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करते हैं. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन न्यू सेल्स फोर्स का ये सेल्स मैनेजर की जॉब का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि उसकी ब्रांच से, उसके जोन से, उसके रीजन से एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जॉब छोड़कर जाते रहते हैं. तो जो पोजीशन वैकेंट्स होती रहती हैं उनको उन पर नए कैंडिडेट्स को रिक्रूट और सेलेक्ट करना पड़ता है. तो रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है सूटेबल कैंडिडेट्स को अप्लाई कराती है जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट वैकेंसीज खाली होती हैं जैसे ही वो वैकेंसी एग्जिस्ट हो जाती है. तो रिक्रूटमेंट के बेसिकली सोर्सेज होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स. तो फर्स्ट क्या है? इंटरनल सोर्स. सम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेक रिक्रूटमेंट फ्रॉम अमंग द पर्सन्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इंटरनल का मतलब आपको नाम से समझ आ रहा है, वो रिक्रूटमेंट का सोर्स जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज होती है. तो जो सेल्समैन की वैकेंसीज हैं वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट से फिल होती है. इसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं. तो कौन कौन से मेजर सोर्सेज हैं इंटरनल सोर्स हैं रिक्रूटमेंट के? फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. सिंपल सा है, जो करंट में एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उन्हीं को ही हम क्या कर सकते हैं? रिक्रूट कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जयपुर ब्रांच में एम्प्लॉय हैं, जयपुर ब्रांच में जो एम्प्लॉय हैं वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी खाली हुई तो जो वहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उसमें से ही किसी एक को है असिस्टेंट मैनेजर में क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया. रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्समैन. ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंसी खाली है तो जो सेल्समैन है उन्हीं से पूछ ले कि आप जिनको जानते हो या आपकी नज़र में कोई हो जो कि अपनी कंपनी में सेल्स की जॉब में इंटरेस्टेड है तो आप बता दीजिए. तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं वही नेम्स बता देते हैं. प्रमोशन कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया. एक ब्रांच में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, दूसरी ब्रांच में एम्प्लॉयज़ कम है तो जिस ब्रांच में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा थे वहाँ से जिस ब्रांच में एम्प्लॉयज़ कम थे, सारी सीट वैकेंट हुई थी, वहाँ पर उसका ट्रांसफ़र कर दिया. री एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉयज़. कोई एम्प्लॉय था वो जॉब छोड़कर चला गया, अब वो वापस ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहता है तो आप उसको अगर रिक्रूट कर रहे हो तो वो भी कौन सा सोर्स होगा? इंटरनल सोर्स होगा. अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की कुछ एडवांटेजेस या मेरिट होती हैं. तो फर्स्ट क्या है? द लॉयल्टी एंड कॉर्पोरेशन ऑफ द स्टाफ्स आर इंक्रीज. सिंपल सी बात है, जब आप इंटरनल रिक्रूटमेंट में प्रमोशन करते हो तो एम्प्लॉयज़ की जो लॉयल्टी है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंक्रीज होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन को कोऑपरेट करते हैं. सेकेंड, द ट्रेनिंग पीरियड इज़ मिनिमाइज. जो आपने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किया है तो उस एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, प्रोडक्ट्स इनके बारे में समझाने की ज़रूरत नहीं है तो ट्रेनिंग पीरियड ज़्यादा बड़ा नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है? ब्रेकिंग पीरियड. ब्रेकिंग पीरियड का क्या मतलब होता है? कोई भी बाहर से एम्प्लॉय है, कोई भी बाहर से कैंडिडेट है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसे कुछ दिन ऑर्गेनाइजेशन में एडेप्ट होने में लग जाते हैं. उतने दिनों तक वो इफेक्टिव वर्क नहीं कर पाता है तो इसे क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पीरियड बोलते हैं. तो आप बताइए, जो इंटरनल सोर्स होगा तो वो एम्प्लॉय तो ऑर्गेनाइजेशन में कई सालों से काम कर ही रहा है तो उसको नई जॉब पर एडजस्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. नेक्स्ट क्या है?
जब आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हो तो आपको ज़्यादा रिम्यूनरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांच मैनेजर की वैकेंसी खाली है, तो अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर रहे हो, वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर को 30,000 रुपये मिल रहे हैं, तो वहाँ पर आप ब्रांच मैनेजर के लिए उसको 35,000 रुपये देकर प्रमोट कर सकते हो। लेकिन आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के हैं, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर को ब्रांच मैनेजर बनाकर ला रहे हो, तो उसको वहीं भी 35,000 रुपये ब्रांच मैनेजर बनने पर मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर 40,000 रुपये से कम में नहीं आएगा। तो जब आप बाहर से एम्प्लॉय लेकर आ रहे हो तो उसको एज कम्पेयर टू इंटरनल एम्प्लॉय ज़्यादा आपको रिम्यूनरेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, जब आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट करते हो तो एम्प्लॉयज़ का मोरल इंक्रीज होता है और वो मोटिवेटेड होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने उनके ऊपर फेथ किया है। दूसरा क्या है, सेल्स मैनेजर भी यूजुअली जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन पर्सन आता है उसे प्रेफर करता है, क्योंकि उसे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी प्रोसीजर्स के बारे में पता है, उसे वापस से समझाने की, नए सिरे से समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट क्या आ जाती है, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो फर्स्ट क्या है, आपके पास ब्रांच मैनेजर की वैकेंसी एक थी और 6 असिस्टेंट मैनेजर्स को आपने रिक्रूट किया था, उनमें से केवल आपने एक को ही ब्रांच मैनेजर पर सेलेक्ट किया, तो जो बाकी के रिमेनिंग 4 या 5 थे उनमें क्या आ जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा, जेलसी आ जाएगी कि जिनका रिक्रूटमेंट नहीं हुआ, तो वो मोटिवेटेड नहीं होंगे। सेकंड क्या है, जब कोई बाहर से कंपटीटर की कंपनी से आप किसी को रिक्रूट करते हो तो वो अपने साथ कुछ नए कस्टमर्स लेकर आता है जो कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करता है। लेकिन जब आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हो तो ऐसे कोई नए कस्टमर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी कंपनी की पॉलिसी है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट और उसमें अगर किसी यंग पर्सन को जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के थ्रू हायर पोजीशन मिल गई तो वो स्टैग्नेंसी आ जाती, स्थिरता आ जाती है और इनएफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन को अचीव करने में ज़्यादा मेहनत नहीं की और वो उस पोजीशन के लायक भी नहीं था, उसमें उस पोजीशन के लायक कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी थी इंटरनल रिक्रूटमेंट की, इस वजह से उसे जल्दी क्या मिल गया, प्रमोशन मिल गया। तो ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की क्या होती है, डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस होती है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, एक्सटर्नल सोर्सेज जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। किसी ने अभी रिसेंटली एमबीए की है या रिसेंटली ग्रेजुएशन की है तो अपना रिज्यूमे बनाकर ऑर्गेनाइजेशंस में डायरेक्ट रिसेप्शन पर जाकर दिखाता है कि अगर कोई आपके पास वैकेंसी हो तो आप मुझे कंसिडर कर सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। कई कंपनीज हैं वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का काम है हायर करती हैं, आउटसोर्स करती हैं, तो जिन ऑर्गेनाइजेशंस को देती हैं, जिन एजेंसीज को देती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बोलते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर फिर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करती है। नेक्स्ट क्या है, सेल्स पीपल मेकिंग कॉल्स ऑन द कंपनी। कोई सेल्स पर्सन है, सपोज है कोई कंपनी लेथ मशीन बनाती है, उसका सेल्स पर्सन है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी के परचेज मैनेजर के पास गया या सेल्स मैनेजर के पास उसने प्रेजेंटेशन दिया, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी का मैनेजर है वो उसकी स्किल्स देखते हुए उसे अपने यहाँ पर सेल्स की जो ऑफर कर सकता है, तो वो भी क्या होगा, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉयज ऑफ कस्टमर्स। रिवर्स भी हो सकता है कि जो कंपनी लेथ मशीन बनाती है उसका जो सेल्स मैनेजर है वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वहाँ पर प्रेजेंटेशन देने गया था, तो वहाँ के पर्सन को अपने यहाँ पर वो सेल्स की जॉब में है ऑफर दे सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयज ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट क्या है, सेल्स फोर्स ऑफ द नॉन कम्पीटिंग कंपनीज, सेल्स फोर्स ऑफ द कम्पीटिंग कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हो एज ए सेल्स मैनेजर हो, तो आप एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसिंड बैंक है, इनके जो सेल्स पर्सन है उनको ऑफर कर रहे हो, ये तो क्या हो जाएंगी, नॉन कम्पीटिंग। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, बजाज अलायंजेज है, इनके आप सेल्स फोर्स को ऑफर कर रहे हो तो ये क्या हो जाएंगे, कम्पीटिंग
कंपनीज। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फ्रेशर्स के लिए जो ऑफ कैंपस पूल कैंपस होते हैं, तो आप कैंपसेज में जाकर वहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहे हो, ये भी कैसा सोर्स होगा, एक्सटर्नल सोर्स होगा। नेक्स्ट क्या है, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड कस्टमर्स। आप होलसेलर्स के सेल्स फोर्स को भी हायर कर सकते हो, रिटेलर के सेल्स फोर्स को भी रिक्रूट कर सकते हो कि जो कस्टमर है आपका, अगर उसके अंदर भी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस हैं, कैपेबिलिटी है, तो आप उसे भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स की जॉब में रिक्रूट कर सकते हो। तो ये सारे के सारे सोर्सेज कौन से होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं। जिस तरह से हमने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी, उसी तरीके से हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। तो जो इंटरनल सोर्स की डिसएडवांटेजेस थी वो तो एक्सटर्नल सोर्स की एडवांटेजेस हो जाएंगी, और जो इंटरनल सोर्सेज की एडवांटेजेस थी वो एक्सटर्नल सोर्सेज की डिसएडवांटेजेस हो जाएंगी। तो फर्स्ट क्या है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं है कि जो पोजीशन के लिए आप पर्सन ढूंढ रहे हो उतने स्किल्ड वर्कफोर्स आपको वहाँ से मिले, तो उतनी ज़्यादा चॉइस नहीं होती। लेकिन जब हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा एफिशिएंट, स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन है वो मिल सकते हैं। दूसरा, जब कोई भी नया पर्सन ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो अपने साथ नए आइडियाज़ लेकर आता है, नई टेक्निक सेल्स की लेकर आता है, वो अपने साथ नए कस्टमर्स को भी लेकर आता है जो कि उसके लॉयल कस्टमर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा उस पर फेथ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बायर सेलर डाइट बताया था, तो उसके पास कुछ ऐसे कस्टमर्स होंगे, वो जिस कंपनी में जाएगा वो कस्टमर भी उसी कंपनी में ही स्विच हो जाते हैं। और किसी भी सेल्स मैनेजर को अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई नए चेंजेस करने हैं तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को प्रेफर करेगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के थ्रू कैंडिडेट्स आएंगे उन्हें पुरानी पॉलिसीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो उनके लिए तो जो भी पॉलिसी बताई जाएगी वही पॉलिसी उनके लिए एक्सेप्टेबल होगी। डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो फर्स्ट क्या है, लॉयल्टी और कोऑपरेशन अमंग द वर्कर्स इज़ रिड्यूस। सिंपल सा है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय जो कि प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे थे उनकी लॉयल्टी और कोऑपरेशन है वो कम हो जाएगा। ट्रेनिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होगी, क्योंकि आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके रूल्स रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रोसीजर्स के बारे में वर्स नहीं है, तो आपको उसे लेंथी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगी और एक्सपेंसिव भी होगी। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉय पिछले 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल से सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, अगर उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ब्रेकिंग पीरियड ज़्यादा होगा, क्योंकि बाहर से कोई भी एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसे ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग, वर्किंग एनवायरनमेंट से एडजस्ट होने में टाइम लगता है। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल सोर्स में कोई असिस्टेंट मैनेजर था, आपने उसे ब्रांच मैनेजर में प्रमोट कर दिया तो अगले दिन से जॉब ज्वाइन कर लेता है ये ब्रांच मैनेजर। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में, क्योंकि जिसको आपने बाहर से रिक्रूट किया है, सेलेक्ट किया है, वो अभी उस ऑर्गेनाइजेशन में है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि अगर आप जॉब छोड़ रहे हो तो आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। तो वहाँ उसने 1 महीने का नोटिस दिया हुआ है, तो वो आपके यहाँ 1 महीने के बाद ज्वाइन करेगा। तो जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो पोजीशन क्या रहती है, वैकेंट रहती है। तो ये आपका क्या हो गया, रिक्रूटिंग द सेल्स पर्सनल। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, सेलेक्टिंग द सेल्स पर्सन। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल वैकेंसी थी, तो उसके लिए 50 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, वो तो क्या हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया। अब उसमें से उस जॉब पर जो फिट बैठता है उसके लिए जो हम कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिंग द सेल्स पर्सन। तो कभी भी हम सिलेक्शन करते हैं तो उसके सिलेक्शन करने के कुछ बेसिस होंगे, कुछ क्राइटेरियाज होंगे। तो उन बेसिस और क्राइटेरियाज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनको इन क्राइटेरिया के बेस पर इवोल्वेट करेंगे और फिर बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। तो क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, मेंटल एप्टीट्यूड डायमेंशन और पर्सनैलिटी डायमेंशन। तो जो मेंटल एप्टीट्यूड डायमेंशन है उसमें क्या है, वो मेंटली अलर्ट है या नहीं है, बिजनेस टर्म्स और मेमोरी रिकॉल रहती है नहीं रहती, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसी है, मैकेनिकल इंटरेस्ट यानी कि जो वो प्रोडक्ट सेल करना है उसे उसका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है। पर्सनैलिटी डायमेंशंस में क्या आएंगे,
पर्सनैलिटी, एज क्या है, उसकी एनर्जी लेवल क्या है, सोशलेबिलिटी है, सोशल पर्सन है या नहीं है, साइनिसिज्म है या नहीं है। साइनिसिज्म का मतलब सन कीपर। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको जब तक जॉब नहीं होती वो कस्टमर के पीछे लगे होते हैं और उनको सेटिस्फेक्शन जब मिलता है जब कस्टमर उनको सेल दे दे। और कई संतोषी प्रवृत्ति के सेल्स पर्सन होते हैं, कस्टमर से मिले सेल्स नहीं दी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइनिसिज्म होना चाहिए, हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए, डोमिनेंस, जब आप कस्टमर से कन्वर्सेशन करते हो या किसी पर्सन से कन्वर्सेशन करते हो तो आप डोमिनेंट रह पाते हो या नहीं रह पाते हो। कम्पिटिटिवनेस, आपके अंदर कम्पिटिटिव स्किल्स है या नहीं है। आपके डिपार्टमेंट में, आपकी टीम में दूसरे एम्प्लॉय सेल कर रहे हैं, आपके अंदर कॉम्पिटेंस की अगर कम्पिटिटिवनेस की स्किल्स नहीं होगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अंदर कम्पिटिटिवनेस की स्किल होगी तो आप उनसे ज़्यादा सेल करने के लिए मेहनत करोगे। इमोशनली मैच्योरिटी, वर्क हैबिट्स, क्योंकि सेल्स की जो जॉब है उस जॉब में आने का टाइम होता है, कई बार जाने का टाइम नहीं होता है, तो आप उन आवर्स के अकॉर्डिंग जॉब कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वर्क मोटिवेशन, आपको सेल्स की जॉब का लिए मोटिवेशन है या नहीं, फील्ड में घूमना, लोगों से मिलना अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर जो रिक्रूटेड कैंडिडेट्स होते हैं उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सबसे फर्स्ट क्या जाएगा, सोर्सिंग द कैंडिडेट, इंटरनल सोर्स या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज। फिर सेकंड क्या होता है, स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स। जो रिक्रूटेड कैंडिडेट्स होंगे सबसे बेस्ट वे क्या होता है स्क्रीनिंग का, रिज्यूमे, कि उन्होंने अपना जो CV भेजा है, जो रिज्यूमे भेजा है, उसको हम एक एक को चेक करेंगे और देखेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोजीशन है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। तो जो कैंडिडेट्स फिट नहीं बैठ रहे हैं उनको हम एलिमिनेट करते जाएंगे। सपोज फॉर एग्जांपल 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, जिसमें से 20 कैंडिडेट्स हैं जो आपने डिग्री चाहिए थी, जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए था, वो उसमें फिट नहीं बैठ रहे, तो आपने उनको स्क्रीनिंग से आउट कर दिया। अब जो 80 कैंडिडेट्स बच गए, अब आप उनका क्या ले हुए, सिलेक्शन टेस्ट लोगे। तो जो सेल्स की जॉब है उसमें बेसिकली जो टेस्ट ले जाते हैं वो पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, ऑनेस्टी टेस्ट होते हैं और साइकोमेट्रिक और न्यूमेरिकल टेस्ट होते हैं, जिससे कि जो सेल्स पर्सन है उसकी मेंटल एप्टीट्यूडनेस को भी चेक किया जाता है और पर्सनैलिटी डायमेंशंस को भी चेक किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, बैकग्राउंड चेक। इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेफरेंस चेक। जो एप्लीकेंट है वो अपने रिज्यूमे में रेफरेंसेस लिखता है और जो रेफरेंसेस होता है वो प्रीवियसली जहाँ पर जॉब कर रहा होता है वहाँ पर है उनके बॉस या सीनियर पर्सन्स के नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। तो आप उनसे फ़ोन कर कर एक बार रेफरेंसेस से उसके पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो हिस्ट्री है, वर्क कल्चर था, वर्क स्टाइल थी, वो परफॉर्मेंस थी, वो चेक कर सकते हो। अब फिर नेक्स्ट क्या है, पर्सनल इंटरव्यू। जो टेस्ट में सेलेक्ट हो गए थे अब आप उनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हो। तो इंटरव्यू 2 टाइप के होंगे, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू होते हैं जिसमें मुझे है 20 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना है, तो मैं हर कैंडिडेट से सेम क्वेश्चंस पूछूंगा, उनका सीक्वेंस भी सेम होगा। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो इंटरव्यू होंगे जिसमें मैं हर कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चंस पूछता हूँ, वो जैसा आंसर देता है उसी के बेस पे मैं क्वेश्चंस को पुट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्या है, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशंस। तो अगर सेल्स पर्सन जो जॉब के लिए आया है, एप्लीकेंट जो जॉब के लिए आया है, उसने जो ट्रेनिंग की थी, अगर MBA का कोर्स किया था तो वहाँ के उसके जो गाइड थे, जो कोच थे, जो ट्रेनर थे, उन्होंने जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस दिया था वो शो कर सकते हैं यहाँ पर अपना, या उसने जो पास्ट में जॉब की थी तो वहाँ के जो उसके ब्रांच मैनेजर या बॉस थे उन्होंने जो अप्रिसिएशन लेटर्स दिए थे उन लेटर्स को वो शो कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये ज़्यादातर सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है क्योंकि जो सेल्स पर्सन है वो फील्ड में रहता है तो चेक किया जाता है एस्थेमेटिक तो नहीं है, एलर्जेटिक तो नहीं है, और अगर फिट नहीं होगा तो फिर सेल्स की जॉब नहीं कर पाएगा। तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं फिर उनको क्या दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र। ये ऑफ़र इसलिए बोला गया है क्योंकि अभी ऑर्गेनाइजेशन ने कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया है, उसको ऑफ़र दिया है कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, हम आपको इतनी सैलरी देंगे और ये लोकेशन देंगे। अगर आपको एक्सेप्ट है तो आप इस पर साइन कर आप इसको रिटर्न कर दीजिए और उसके बाद उनको है ऑफ़र लेटर के बाद जो जॉब लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, वो लेटर दे दिया जाता है। तो इसी के साथ ही रिक्रूटमेंट एंड सेलेक्टिंग द जो सेल्स पर्सन वाला टॉपिक था
लेक्चर नंबर 20 वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।